सीलास ने जेरेमिया को देखा जो टेबल के दूसरी तरफ बैठा था, उत्सुकता से उसे देखते हुए। जेरेमिया जो जेनेटिक्स और लाइफ क्रिएशन का अध्ययन कर रहा है, वह स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खामी है, वह पागल है। वह पागल है, यानी पागलों की तरह। अगर उसे अपने विचार को जीवन में लाने का अवसर मिले तो वह दुनिया का दुश्मन बन जाएगा। सिलास ने सूची में शामिल लोगों की जांच नहीं की क्योंकि वह उनसे मिलने के दौरान उन्हें बेहतर तरीके से जानना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। लूना से जेरेमिया के बारे में उसे जो जानकारी मिली, उसके अनुसार वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसे उसे नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में उसके लिए बहुत परेशानी लेकर आएगा। फिर भी चूंकि सिलास ने पहले ही मीटिंग तय कर ली थी, तो उसे इसे अंत तक देखना होगा। मैंने देखा कि आपने लाइफ क्रिएशन के बारे में क्या लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप उस दिशा में क्यों गए, सिलास ने पूछा। उसने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वह एक ऐसा विषय बनाना चाहता था जिस पर वे चर्चा कर सकें। साथ ही जेरेमिया के व्यक्तित्व को समझने के कारण, जो अपनी स्वयं घोषित अत्यंत उच्च बुद्धि के कारण अत्यंत अभिमानी और अहंकारी है, सिलास जानता था कि यह एकदम सही विषय है। वह सही था क्योंकि उसने जेरेमिया को अपना चश्मा ऊपर उठाते हुए, गला साफ करने से पहले उसे ठीक करते हुए देखा। ठीक है, जीवन निर्माण में जाने का मेरा निर्णय सरल है। वैज्ञानिकों के रूप में, चाहे हम इसके बारे में कितना भी और जिस भी तरीके से बात करें, हमारा अंतिम लक्ष्य जीवन का निर्माण करना है। यही कारण है कि वे विज्ञान को भगवान की भूमिका निभाने का कार्य कहते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सिलास ने सिर हिलाया। जेरेमिया की प्रतिक्रिया सामान्य थी क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले भी सुना था। तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा कर रहे हो, है ना? सिलास ने पूछा। वह बस बातचीत को समाप्त करने और जाने का रास्ता खोज रहा था। ऐसा निर्णय लेने के लिए उसे बहुत बेवकूफ़ी महसूस हुई। शायद मेरा दृष्टिकोण गलत था, सिलास ने खुद से कहा। इसके लिए कोई और तरीका भी होना चाहिए। अगर मैं वास्तव में देश और दुनिया भर में यात्रा करने का इरादा रखता हूँ और सूची में शामिल सभी लोगों से मिलने और उन्हें काम पर रखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वास्तव में कुछ भी करने में बहुत लंबा समय लग सकता है, उसने खुद से कहा। जब वह अभी भी सोच रहा था कि अपनी योजनाओं में सुधार कैसे लाया जाए, तो उसने जेरेमिया की प्रतिक्रिया सुनी। मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। दरअसल मुझे ब्लैक हैंड नामक एक संगठन से निमंत्रण मिला है। उन्होंने मुझे अपनी चल रही परियोजनाओं के बारे में बताया और मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत महत्वाकांक्षी है। चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मुझसे जुड़ने के लिए कहा। कमाल है न? जेरेमिया ने अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान के साथ पूछा। उसके शब्दों ने सिलास की दिलचस्पी जगाई और उसने अपना सिर उठाया और जेरेमिया को ऊपर उठाकर देखा। तो क्या आप ब्लैक हैंड नामक इस संगठन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि जेरेमिया से मिलने वाला कोई भी व्यक्ति उससे क्या कहता है। हाँ, साथ ही मैं विदा ले लूंगा क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें तैयार करनी हैं, जेरेमिया ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी सीट से उठकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। मैंने उससे मिलकर बहुत बड़ी गलती की। लूना, जेरेमिया की हर हरकत पर नज़र रखो। मैं वह सब कुछ जानना चाहता हूँ जो वह जानता है और हर कोई जिससे वह मिलता है, जब तक कि वे महत्वपूर्ण हो, सिलास ने लूना से कहा। उसने देखा कि जेरेमिया उसकी नज़रों से ओझल हो गया और उसने आह भरी और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह रेस्तरां से बाहर चला गया और ऊपर साफ नीले आसमान को देखा। घर जाने का समय हो गया है, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। लूना, मेरे लिए एक सवारी बुक करो। साथ ही एलेक्स कैसा है? तुम्हारी सवारी बुक हो गई है। उसकी स्मार्टवॉच के प्रभारी आई से मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार वह ठीक है। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया। तो वह स्मार्टवॉच का इस्तेमाल कर रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में जानकारी के बिना वह बस इसे अपनी कलाई पर पहनता है। घड़ी अर्ध निष्क्रिय मोड में है क्योंकि आई केवल उसके स्वास्थ्य और आसपास की निगरानी करता है। यह अच्छा है, अभी उसे सब कुछ बताने का समय नहीं आया है, सिलास ने सिर हिलाते हुए कहा। लूना द्वारा ऑर्डर किए गए उबर के आने के लिए सिलास को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तारानकन 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 तारानकन। कुछ मिनट बाद सिलास पहले से ही हवाई जहाज पर था और अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी योजनाओं में बदलाव करने का फैसला किया। दुनिया भर में जाने, सूची में शामिल लोगों से मिलने और उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करने के बजाय उसने उन्हें अपने पास बुलाने का फैसला किया और उसके पास पहले से ही ऐसा करने की योजना है।
सेंट जोस की उड़ान में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा और जब वह उतरा तो पहले से ही देर हो रही थी। उतरने के तुरंत बाद वह विमान से उतरा और हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में चला गया। पार्किंग क्षेत्र में वह अपनी कार में बैठा और उसे स्टार्ट किया और फिर चला गया। कुछ मिनट बाद वह आखिरकार घर पहुंच गया। वह कार से बाहर निकला और दरवाजे की ओर चला गया और उसे खटखटाया। उसने कुछ सेकंड तक इंतजार किया, फिर दरवाजा खुला। गुड इवनिंग किम, सिलास ने अभिवादन किया और घर में चला गया। आप कैसे हैं? आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। आपकी यात्रा कैसी रही? किम ने चिंता में पूछा जब उसने सिलास के चेहरे को देखा, जिसमें हमेशा की तरह मुस्कान नहीं थी। सब ठीक था, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ, सिलास ने जवाब दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं आपके लिए कुछ तैयार करके लाता हूँ, इससे पहले कि तुम कपड़े बदल लो, किम ने कहा और उसने सिर हिलाया। जब वह ऊपर गया तो वह सबसे पहले एलेक्स के कमरे में गया। एलेक्स के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसने देखा कि कौन बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर वह मुस्कुराया और चुपचाप दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे के अंदर सिलास ने अपने कपड़े उतारे और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद उसने कपड़े बदले और नीचे डाइनिंग में चला गया। किम ने उसे कहा कि जब वह कपड़े बदल ले तो खाने के लिए नीचे आ जाए और यही वह करने की योजना बना रहा है। डाइनिंग में पहुंचकर वह अपनी सीट पर बैठ गया और खाना खाने लगा। सिलास, किम ने उसे पुकारा। हाँ, सिलास ने उत्तर दिया और अपना सिर उठाकर उसे ऐसे चेहरे से देखा जैसे कह रहा हो, क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जब सिलास ने आश्चर्य से अपना खाना खाना बंद कर दिया, उसने सुना कि किम ने क्या कहा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। वह उत्सुक था कि उसके पिता ने किम को फोन करने का क्या कारण हो सकता है। उसने क्या कहा? उसने पूछा। उसने कहा कि वह तुमसे बात करना चाहता है। उसने मुझसे फ़ोन तुम्हें देने के लिए कहा लेकिन तुम घर पर नहीं थी। उसने तुम्हारा संपर्क भी मांगा लेकिन तुम जानते हो, तुम दोनों के बीच के इतिहास के बारे में मैं नहीं दे सका। उसने कहा कि वह किसी को बताए बिना घर से जाने के लिए खेद है और उसने फ़ोन करके कहा कि वह ठीक है और जब वह अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर लेगा तो वापस आ जाएगा। किम ने चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ कहा। जब सिलास ने किम की बात सुनी तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। वह अपने पिता के फ़ोन करने और उससे बात करने के लिए कहने का कारण समझ गया, लेकिन क्यों? सिलास ने एक पल के लिए किम को देखा और मन ही मनाह भरी। वह वास्तव में उससे बहुत प्यार करती है, उसने मन ही मन सोचा, जैसे ही वह अपना खाना खाना जारी रखा। किम ने सिलास की हरकत देखी और आह भरी। उसे नहीं पता था कि पिता और बेटे के बीच सुलह करवाने के लिए वह क्या करने जा रही है, लेकिन वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए दृढ़ थी। जब तक क्रिस बदला हुआ इंसान बनकर वापस आता है, वह दोनों के बीच सुलह करवाने की पूरी कोशिश करेगी। उसे लगा कि अगर वह परिवार को फिर से पूरा देखना चाहती है तो उसे यह करना ही होगा। जब सिलास ने अपना खाना खत्म कर लिया तो वह अपने बर्तन रसोई में ले गया और उन्हें धोकर अपने कमरे में वापस चला गया। अपने कमरे के अंदर वह अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी सोच में डूबा हुआ छत को देखता रहा। क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम खुद उन्हें सक्रिय रूप से खोजने का इरादा नहीं रखते? लूना ने पूछा। उसे लगा कि सिलास के घर वापस आने का कारण ये था कि उसने अपनी योजना को रद्द कर दिया था। हालांकि वह गियर के न्यूरल इंटरफेस कनेक्शन के माध्यम से सिलास से टेलीपैथिक रूप से बात कर सकती है, लेकिन वह उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकती। हाँ, यह इसके लायक नहीं है, सिलास ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें काल मिल गया? उसने पूछा। हाँ, लेकिन वह व्यक्ति नहीं था जिसके लिए मैंने यात्रा की थी। लूना के बोलने से पहले एक पल के लिए उनके बीच चुप्पी छा गई। क्या आप कोई और सहज योजना लेकर आए हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। मुझे लगता है कि मेरे पास एक योजना है, मुझे बस इसके बारे में सावधानी से सोचने की ज़रूरत है। मैंने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है, सिलास ने जवाब दिया। चलिए कल चर्चा जारी रखते हैं, लूना। मैं थोड़ी नींद लेना चाहता हूँ, सिलास ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल वह सो गया। अगली सुबह सिलास बिस्तर से उठा और अपने सुबह के काम निपटाए। काम निपटाने के बाद वह नाश्ते के लिए नीचे चला गया। खाने की मेज़ पर वे तीनों मेज़ के चारों ओर बैठे थे, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चुपचाप खाना खा रहे थे। जागने के बाद उन सभी के चेहरे पर एक स्वाभाविक खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें से प्रत्येक ने पिछली रात कुछ अनुभव किया था, जिसके कारण उनके चेहरे पर मुस्कान थी।
हालांकि किम और एलेक्स की मुस्कान का कारण अज्ञात है, लेकिन सिलास की मुस्कान हमेशा की तरह उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। नाश्ता करने के बाद सिलास घर वापस आने से पहले एलेक्स को उसके नए स्कूल में छोड़ने गया। जब वह घर वापस आया तो किम पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और घर खाली था, जैसा कि वह चाहता था। सिलास एक सोफे की ओर चला गया और अपनी सीट पर बैठ गया। लूना, मेरे दिमाग में कुछ योजनाएं हैं, चलो साथ मिलकर उन पर काम करते हैं, सिलास ने कहा। मुझे बताओ कि वे क्या हैं और मैं हर संभव तरीके से मदद करूंगा। सिलास ने सिर हिलाया और अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका दिया, गहरी सोच में डूबा हुआ। सुविधा बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा और मैं योजना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सुविधा क्यों बनाना चाहता हूँ, इसका कारण शोध और शोध किए गए उत्पादों का निर्माण है, सिलास ने कहा और आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुके। शोध में किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को शामिल किया जाता है जिस पर शोध किया जा रहा है। एक साथ काम करना, अपने दिमाग को एक साथ लाना, अपने अपने विचारों को एक साथ लाना ताकि वांछित उत्पाद बनाया जा सके। यही कारण है कि मैंने योग्य लोगों की सूची पर निर्णय लिया, लेकिन वह योजना इस बिंदु पर व्यवहार्य नहीं लगती। मैं इसके बारे में कैसे जाऊं? सिलास ने पूछा। उसने लूना को स्पष्टीकरण इसलिए दिया क्योंकि वह चाहता था कि उसे योजना के पीछे का कारण पता चले। हालांकि वह जानता था कि एक बहुत ही बुद्धिमान एआई के रूप में लूना को पहले से ही पता था कि उसने ऐसी योजना क्यों बनाई, फिर भी उसे यह बताने की आवश्यकता महसूस हुई। उन लोगों को लाने की आपकी प्रारंभिक वजह? लोगों का मतलब है कि आप उनका ज्ञान और विशेषज्ञता चाहते हैं, है न? लूना ने पूछा और सिलास ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन उनके विशाल अनुभव और विशेषज्ञता की मुझे ज़रूरत थी, उसने जवाब दिया। मेरे पास अनुभव और विशेषज्ञता के मुद्दों को हल करने का एक विचार है। कैसे? सिलास ने पूछा, आश्चर्यचकित और उत्सुक दोनों। उन लोगों का विशाल अनुभव और विशेषज्ञता उन वर्षों से है जब उन्होंने अपने ज्ञान को परीक्षण और परीक्षणों के माध्यम से उपयोग में लाया है। अपने ज्ञान में क्या त्रुटियां हैं, इसकी पुष्टि और सुधार किया है, उसमें सुधार किया है और अधिक सीखा है। यही एकमात्र तरीका है जिससे उन्होंने अपना विशाल अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की है, और हम भी ऐसा कर सकते हैं। पॉड की मदद से हम एक नकली वास्तविकता, सटीक रूप से एक नकली दुनिया बना सकते हैं। इस दुनिया में लोग होंगे, ऐसे लोग जिनके पास वह ज्ञान होगा जो आप चाहते हैं। वे ज्ञान का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करके वह सब कुछ बनाएंगे जो आप चाहते हैं। वे आप जो भी चाहते हैं उस पर शोध करेंगे और आपको फीडबैक देंगे, और हम पॉड के अनुकूलन योग्य समय फैलाव फंक्शन का उपयोग करके चीज़ों को बेहतर भी बना सकते हैं ताकि सिम्युलेटेड दुनिया के समय को तेज किया जा सके। सिलास की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उसने लूना को पॉड और उसके अनुकूलन योग्य समय फैलाव फंक्शन के बारे में बात करते सुना। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और मैं इतने समय से इसे अनदेखा कर रहा हूँ, सिलास ने खुद से पूछा और अपना सिर हिलाया। उसने लूना की कही गई बातों के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बहुत संभव है। क्वांटम कंप्यूटर और माओ की मदद से लूना के पास अत्यधिक परिष्कृत सिम्युलेटेड दुनिया को चलाने के लिए पर्याप्त से अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। वह जैसा उसने कहा वैसा कर सकता है, एक सिम्युलेटेड दुनिया बना सकता है, सिम्युलेटेड दुनिया में लोगों को बना सकता है और उनसे अपने लिए शोध करवा सकता है, और पॉड के समय फैलाव फंक्शन के साथ वह वास्तविक दुनिया में किए जाने वाले कामों की तुलना में तेजी से परिणाम प्राप्त कर सकता है। सिलास ने सिम्युलेटेड दुनिया की मदद से लगभग असीमित संभावनाओं के बारे में सोचा। सिर्फ शोध ही नहीं, बल्कि वह बहुत सी चीज़ों का अनुकरण भी कर सकता है। लूना, पॉड का समय फैलाव फंक्शन, ये कितनी दूर तक जा सकता है? अधिकतम क्या है? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह जानना चाहता था कि वह शोध से कितनी तेजी से परिणाम प्राप्त कर सकता है। इससे हम जो अधिकतम समय अंतर प्राप्त कर सकते हैं वह वास्तविक दुनिया में 1 घंटा और नकली दुनिया में 10 दिन है। क्या बकवास है, ये बहुत है, सिलास ने चौंक कर कहा। ईमानदारी से, जब उसने सुना कि पॉड में समय फैलाव फंक्शन है तो उसने वास्तव में इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने वास्तव में पॉड के अधिकांश फंक्शन पर ज्यादा विचार नहीं किया, सिवाय उस फंक्शन के जिसका उपयोग गेमिंग के लिए किया जा सकता है। वास्तव में यह उसकी सीमित सोच के कारण था कि वह पॉड और उसके फंक्शन द्वारा प्रस्तुत व्यापक संभावनाओं और अवसरों को देखने में विफल रहा। सिलास ने सोचा कि इतने समय के अंतर के साथ वह कितना कुछ हासिल कर सकता है। वास्तविक दुनिया में 1 घंटा सिम्युलेटेड दुनिया में 10 दिन के बराबर है। इसका मतलब है कि वास्तविक दुनिया में एक पूरा दिन 240 दिन का होता है।
यह आधे साल से भी ज्यादा के बराबर है। इसका मतलब है कि एक दिन में वह सिम्युलेटेड दुनिया में आधे साल से भी ज्यादा के शोध को पूरा कर सकता है। उसने जल्दी से एक गणना की और उसके अनुसार वास्तविक दुनिया में एक सप्ताह सिम्युलेटेड दुनिया में 4.6 साल से भी ज्यादा के बराबर है। जब सिलास ने ये सोचा तो वह खुद पर मजाक में हंसा। मेरे हाथ में ऐसा कुछ था और मैं इसे धूल में मिला रहा था। मुझे बेहतर होने की ज़रूरत है। सिलास को लूना द्वारा सुझाई गई योजना के बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसने तुरंत इसे पूरा करने का फैसला किया और वह उसे सिम्युलेटेड दुनिया बनाने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ सूझा। लूना, मान लीजिए कि किसी उत्पाद पर शोध किया गया है और यह साबित हो गया है कि इसका इस्तेमाल वास्तविक दुनिया में किया जा सकता है। नकली शोध से हमें जो जानकारी मिली है उसके साथ हम वास्तविक दुनिया में शोध किए गए उत्पाद को कैसे बना सकते हैं? उसने पूछा। सिलास समझ गया कि वह नकली दुनिया में शोध से लगभग तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकता है, लेकिन शोध किए जाने के बाद वास्तविक दुनिया में वह जो चाहता है उसे बनाने के बारे में क्या? जैसा कि स्थिति है, उसके पास न तो वह साधन है जिससे वह जो चाहे बना सके और उसका निर्माण कर सके। शोध किए गए उत्पाद व्यावहारिक रूप से बेकार हो जाएंगे यदि वह उन्हें वास्तविक दुनिया में नहीं बना सकता। हम उन्हें वास्तविक दुनिया में बना सकते हैं। हमें बस उनके लिए विनिर्माण उपकरण हासिल करने की ज़रूरत है। ये केवल किसी और के लिए संभव है, आपके लिए नहीं। आपके व्यक्तित्व के अनुसार आप कुछ असामान्य शोध करना और बनाना चाहेंगे। लूना की बात सुनकर सिलास की आंखें झपक गईं। कुछ असामान्य बनाना, उसके मन में विचार आया, लेकिन वह बेहतर जानता था। वह जानता था कि दुनिया को अत्यधिक परिष्कृत तकनीकें पेश करने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि इसे उसकी पीठ पर बहुत बड़ा निशाना लग सकता है। भले ही उसका आधार वेनेजुएला में है, फिर भी उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह जो करने की योजना बना रहा है वह कुछ ऐसा शुरू करना है जो बहुत ज्यादा झटका न दे लेकिन फिर भी क्रांतिकारी हो। सिलास ने भ्रम में आंखें झपकाईं जब उसने सुना कि लूना ने क्या कहा। आप किस डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं और ये इट क्या है जिससे मैं डिवाइस प्राप्त कर सकता हूँ? सिलास ने वास्तविक भ्रम में पूछा। मैं जिस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ वह एक एटॉमिक प्रिंटर है और इट वह इकाई है जिससे आप अपने दिमाग में बात करते हैं। वही इकाई जिसने आपको वह सभी उन्नत ज्ञान और तकनीकें दी जो आपके पास वर्तमान में हैं। सिलास ने एहसास में मुस्कुराया जब उसने लूना की बात सुनी। लूना जिस इकाई के बारे में बात कर रही है वह सिस्टम है। सिलास को पहले से ही पता था कि लूना को इसकी उपस्थिति के बारे में पता है, लेकिन वह नहीं जानती कि यह वास्तव में क्या है। उसने लूना को सिस्टम के बारे में बताने के बारे में सोचा, लेकिन उसने बाद में जाने का फैसला किया। उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। लूना के शब्दों ने सिलास को प्रेरणा दी, क्योंकि उसने तुरंत सिस्टम स्टोर आइटम सेक्शन इंटरफेस खोला और एटॉमिक प्रिंटर की खोज की। लूना ने जो कहा उसके अनुसार वह जो चाहे बनाने के लिए आवश्यक विनिर्माण उपकरण खरीद सकता है, लेकिन उनकी विनिर्माण कंपनियों से सभी उपकरण भेजने में बहुत लंबा समय लगेगा। सिलास को लगा कि प्रतीक्षा समय बहुत लंबा होगा और उसने इस विचार को त्यागने का फैसला किया। उसने विनिर्माण उपकरण खरीदने के विचार को एक और कारण से भी त्याग दिया। वह खुद विनिर्माण उपकरण बनाना चाहता है। ऐसा करने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह अपने उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया के लिए किसी कंपनी के उत्पाद या मशीनरी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भविष्य में उसके और श्रीमान की कार्रवाइयों के कारण संभावित तनाव के कारण सिलास जानता था कि प्रतिशोध के रूप में उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो वह विनिर्माण उपकरण कैसे प्राप्त करना जारी रखेगा या विनिर्माण उपकरणों को कैसे बदलेगा? ये उसके विचार थे और यही मुख्य कारण था कि वह अन्य कंपनियों से विनिर्माण उपकरण क्यों नहीं खरीदना चाहता। लूना, तुम मुझे क्या करने का सुझाव देती हो? उसने पूछा। एक ऐसा उपकरण है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे अभी तक नहीं बनाया गया है, क्योंकि यह अभी भी सैद्धांतिक है और वैचारिक विचारों के अंतर्गत है। इसे प्राप्त करने का एकमात्र संभव तरीका यह है। खोज के लिए उसे तुरंत परिणाम मिला, क्योंकि एक विंडो जिसमें परमाणु प्रिंटर अवलोकन विवरण था पॉपअप हो गया। परमाणु प्रिंटर विवरण एक उपकरण जो अभूतपूर्व गुणों वाली सामग्रियों और संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देता है। यह अत्यधिक परमाणु स्तर की सटीकता के साथ व्यक्तिगत परमाणुओं में हेरफेर और संयोजन करने, कस्टम सामग्रियों को बनाने और संश्लेषित करने, जटिल अणुओं को खरोंच से बनाने और संयोजन करने में सक्षम है। लागत 120 मिलियन ईस्पी। ये वास्तव में वहाँ है और यह काफ़ी महंगा है, लेकिन मेरे पास जितने सिस्टम पॉइंट और लॉटरी टिकट हैं
उसके साथ कीमत बहुत नगण्य है, सिलास ने खुद से कहा। चूंकि उसके पास पहले से ही अपनी समस्या का समाधान है, इसलिए सिलास ने तुरंत अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। लूना, क्या एक ही समय में दो दुनिया बनाना और उनका अनुकरण करना संभव है? क्या तुम इतनी उच्च संगणना को संभाल सकती हो? सिलास ने पूछा। वह ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वह उसे कुछ ऐसा न दे जिसे वह संभाल न सके। हाँ, क्वांटम कंप्यूटर और माओ की कंप्यूटिंग शक्ति इसे संभाल सकती है। सिलास को यह सुनकर राहत मिली। उसने तुरंत लूना को निर्देश दिए कि उसे क्या करना है। लूना, दो नकली दुनिया बनाएं। एक का उपयोग केवल शोध उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और दूसरे का उपयोग यह अनुकरण करने के लिए किया जाएगा कि परिणाम वास्तविक दुनिया में कैसा दिखेगा। पहली दुनिया अनंत आकार की एक प्रयोगशाला सुविधा है, जबकि दूसरी वास्तविक दुनिया का अनुकरण है। सुनिश्चित करें कि वास्तविक दुनिया में सब कुछ दूसरी दुनिया में है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह वास्तविक दुनिया की सटीक प्रतिकृति हो, जिसमें सटीक शब्द पर जोर दिया गया है। जब आप दो दुनियाएं बना लें तो मुझे बताएं। सिलास के दिमाग में एक योजना है और उसे काम करने के लिए दूसरी नकली दुनिया की आवश्यकता है। मास्टर, ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। वह क्या होगा? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। उसने पहले ही वह सब कुछ सोच लिया है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, या उसे अचानक एहसास हुआ कि वह क्या भूल रहा था? पॉड। लूना, क्या सिम्युलेटेड दुनिया को काम करने के लिए पॉड को चालू करने की आवश्यकता है? सिम्युलेटेड दुनिया बनाने के लिए पॉड को केवल स्टैंड बाय पावर मोड पर होना चाहिए। उनके निर्माण के बाद पॉड को बंद किया जा सकता है और सिमुलेशन अभी भी पूरी तरह से काम करेगा। मैं सिम्युलेटेड दुनिया को गियर से जोड़ने का एक तरीका बनाने के बारे में भी सोच रहा हूं ताकि आप उन्हें कभी भी देख सकें। लूना ने उत्तर दिया। सिलास ने गियर के माध्यम से सिम्युलेटेड दुनिया तक पहुंचने का एक तरीका बनाने के लूना के निर्णय से सहमति व्यक्त की। ये सिम्युलेटेड दुनिया तक उसकी पहुंच को बहुत आसान बना देगा। पॉड को चालू करने के बारे में सिलास जानता था कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका न्यूपोर्ट जाना है, और यह एक ऐसी यात्रा है जिसे वह नहीं करना चाहता। उसने एक विकल्प तलाशने का फैसला किया। लूना, तुम पॉड को दूर से ही चालू कर सकती हो, है ना? सिलास ने पूछा। उसे लगा कि लूना के लिए ये करना बहुत आसान है। मैं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि सिम्युलेटेड दुनियाएं केवल डोमेन में ही बनाई जा सकती हैं, इसलिए मैं खुद प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं कर सकता, और मैं इसे सिमुलेशन बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। मैं एक और पॉड खरीदकर अपने सिस्टम पॉइंट बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मैं न्यूपोर्ट जाऊंगा। काफी समय हो गया है, सिलास ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चलाना है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सिलास न्यूपोर्ट बीच के लिए उड़ान भरना पसंद करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। वह पॉड को विला से वेनेजुएला ले जाने की योजना बना रहा है। यह एक ऐसा निर्णय है जो उसने इसलिए लिया क्योंकि वह इसे अपने संचालन के आधार पर ले जाना चाहता है। इसके लिए उसने न्यूपोर्ट बीच तक 7 घंटे की लंबी ड्राइव करने का त्याग करने का फैसला किया। सिलास सोफे से उठ खड़ा हुआ और घर से निकल गया। वह अपनी कार में सवार हुआ और न्यूपोर्ट बीच की ओर चल पड़ा। सिलास को विला में गए हुए 1 महीना हो गया है। आखिरी बार वह विला में तब गया था जब उसने पॉड का इस्तेमाल अपनी शारीरिक जांच और छोटी ट्रेनिंग के लिए किया था, जिससे वह लगभग सदमे में आ गया था। अपने क्लोन के साथ अपनी आखिरी ट्रेनिंग के बारे में सोचते हुए सिलास को लगा कि उसे जल्द ही एक और ट्रेनिंग लेनी होगी। उसने सोचा कि वह अन्य असाधारण लोगों के साथ एक संतोषजनक लड़ाई करेगा, लेकिन उसने उन्हें धमका कर ही दम लिया। न्यूपोर्ट बीच तक ड्राइव हमेशा की तरह कष्टदायक थी, लेकिन यह आखिरी बार था जब वह इस तरह की यात्रा कर रहा था। वह विला से पॉड को ले जाने और इसे वेनेजुएला के लिए कार्गो फ्लाइट में रखने की योजना बना रहा है, और उसके बाद उसके पास विला जाने का कोई कारण नहीं होगा। ... कारों को छोड़कर 7 घंटे से अधिक समय बाद सिलास विला में पहुंचा। विला लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने छोड़ा था, सिवाय इसके कि यह बहुत साफ सुथरा दिख रहा था। सारा और एम्मा अपने काम में बहुत मेहनती हैं, सिलास ने खुद से कहा, जैसे ही उसने दरवाजे की ओर जाने से पहले चारों ओर देखा। सिलास के आने से सेरा और एम्मा सतर्क हो गईं, क्योंकि वे पुष्टि करने के लिए लिविंग एरिया की खिड़की की ओर भागी कि यह कौन है। जब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले युवक को अपरिचित कार से बाहर निकलते देखा, तो वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगी। सेरा, वह कौन है? एम्मा ने जिज्ञासा और भ्रम में पूछा। मेरी समझ से परे है। मैं भी तुम्हारी तरह ही जिज्ञासु और भ्रमित हूँ, सेरा ने जवाब दिया। एम्मा मुस्कुराए और सेरा की ओर देखा और सिर हिलाया।
ये पहली बार है। हाँ, दोनों लड़कियों के बीच हुई छोटी सी बातचीत सिर्फ उन दोनों को ही समझ में आई। सेरा ने उस युवक को गौर से देखा और वह उससे मिली अपनी पहचान को नजरअंदाज नहीं कर सकी। एम्मा, वह कुछ हद तक जाना पहचाना लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने खड़े और इधर उधर देख रहे युवक को ध्यान से देखते हुए पूछा। अब जब तुमने उसका जिक्र किया है तो वह मुझे एक जाना पहचाना एहसास दे रहा है। मुझे वास्तव में लगा कि वह वापस आ गया है, लेकिन ये कोई और है। एक मिनट रुको, एम्मा ने कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उस युवक को गौर से देखा और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीं, जैसे ही वह जल्दी से यादों की गलियों में चली गई और गहरे विचारों में खो गई। अगले ही पल उसकी आंखें खुली और उसने चौंक कर अपना मुंह ढक लिया। सेरा, ये वही है, उसने धीमी आवाज में कहा, जो लगभग फुसफुसाहट जैसी लगती है। सेरा सेरा के शब्दों और हरकतों से भ्रमित थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह वही है? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हमारे अपने अवतार के अलावा और कौन? एम्मा ने जवाब दिया, चेहरे पर एक भाव के साथ जो कह रहा था, अरे, अवतार से तुम्हारा मतलब है? सेरा पूछने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि एम्मा किस बारे में बात कर रही है, और उसने अचानक उस युवक की ओर देखा जो पहले से ही दरवाजे की ओर चल रहा था। लेकिन कैसे? सिर्फ 1 महीने से ज्यादा समय में वह इतना कैसे बदल गया? क्या 1 महीने से ज्यादा भी हुआ है? उसने खुद से भ्रम और आश्चर्य के मिश्रण में जोर से पूछा। वह सिलास की शक्ल में हुए बड़े बदलावों को समझ नहीं पा रही थी। उसके ज्ञान के अनुसार सिलास की शक्ल में आए बदलाव इतने परफेक्ट हैं कि उन्हें स्किन केयर रूटीन नहीं कहा जा सकता, और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इसे हासिल करना भी असंभव है। क्या तुम सच में यह सवाल पूछ रही हो? एम्मा ने पूछा। उसने सेराह को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। वह अपने शरीर के चारों ओर पानी की बूंदें तैरा सकता है, हवा का झोंका ला सकता है, तब भी जब बाहर हवा नहीं चल रही हो। क्या तुम बाथरूम की घटना भूल गई हो? या उसके कमरे में जो भारी सामान है उसके बारे में क्या? क्या वे काफी चौंकाने वाले नहीं हैं और तुम अभी भी उसके रूप में आए बदलाव से चौंक गई हो? उसने पूछा। हाँ, ये बस, सेरा ने खुद से उलझन में कहा। कोई पानी की बूंदों को नियंत्रित कर सकता है और तुम उसके रूप में आए बदलाव से चौंक गई हो। पानी की बूंदों को तैराना और उसके रूप में आया बदलाव क्या अधिक अविश्वसनीय है? सेरा ने पूछा, और उसने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में विश्वास नहीं कर सकती कि यह सेरा ही है जो सिलास के रूप में आए बदलावों से भ्रमित है। सेरा जानती थी कि एम्मा सही कह रही थी। सिलास की पानी की बूंदों को तैराने की क्षमता उसके रूप में आए बदलावों से कहीं अधिक चौंकाने वाली है। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी स्थिति अभी अभी बदली है? उसने पूछा। उसे लगा कि उनकी बातचीत के दौरान अभी अभी कुछ हुआ है, लेकिन वह नहीं जानती कि वह क्या है। एम्मा ने असमंजस में अपनी सहेली की ओर देखा। क्या स्थिति बदल गई? तुम वहां खड़ी हो और मैं यहाँ खड़ी हूँ, हमारी स्थिति कैसे बदल गई या उसकी सुंदरता तुम पर असर डाल रही है? उसने आंख मारते हुए पूछा। सेराह ने राहत की सांस ली जब उसने एम्मा की आवाज सुनी। पॉन्स, आह, वापस सामान्य हो जाओ, उसने मन ही मन खुद से कहा। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी खूबसूरती जो तुम्हें प्रभावित कर रही है। बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो। वह लगभग दरवाजे पर ही है, सेरा ने कहा, और खिड़की से बाहर निकलकर रसोई में चली गई। एम्मा ने अपनी दोस्त की हरकत देखी और वह भी उसके पीछे पीछे भागी, क्योंकि वह रसोई में भागी। तारानकन 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 तारानकन। सिलास ने दरवाजा खोला और लिविंग एरिया में चला गया, और लड़कियों को खोजने की कोशिश में उत्सुकता से इधर उधर देखा। उसने रसोई की ओर देखा और द्वीप के पीछे उनकी आकृतियां खड़ी देखीं। स्वागत है सर। जब उन्होंने उसे अपनी ओर देखते देखा तो उन्होंने अभिवादन किया और उसने सिर हिलाया। उसने देखा कि सेरा रसोई से बाहर निकलकर उसके पास आई। उसे उम्मीद थी कि वह उसके रूप रंग में आए बदलाव से आश्चर्यचकित होगी या उसके हाव भाव में भी बदलाव आएगा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ही भाव थे, एक हल्की मुस्कान जो स्वागत करने वाली लग रही थी। अपनी यात्रा से स्वागत है सर। क्या मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ बनाऊं? उसने पूछा। हाँ, कृपया करो, मैं अपने कमरे में रहूंगा, जब ये तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, सिलास ने कहा और अपने कमरे में चला गया। सेरा ने सिर हिलाया और खाना बनाने के लिए रसोई में वापस चला गया। ऊपर सिलास अपने कमरे में चला गया और अपना फोन बिस्तर पर गिरा दिया। लूना, पॉट को चालू करो, उसने कहा और उसकी ओर चल दिया। हाँ मास्टर। अगले ही पल पॉट चालू हो गया और उसके किनारे पर गोल बटन नीले रंग में चमकने लगा। सिलास ने गियर को उतार दिया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया,
इससे पहले कि वह पॉड की ओर बढ़े। जब वह पॉड के पास पहुंचा तो उसने गोलाकार चमकता हुआ बटन दबाया और एक हल्की डिंग सुनाई दी। उसके बाद एक धीमी तीखी फुफकार की आवाज़ आई, क्योंकि पॉड का कांच वाला हिस्सा खुल गया, जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से दिखाई देने लगा। सिलास तुरंत पॉड में चढ़ गया और अपनी आरामदायक सीट पर बैठ गया, और कांच वाला हिस्सा अपने आप बंद हो गया। पॉड के ग्लास सेक्शन के बंद होने के बाद सिलास को होश खोने का परिचित एहसास हुआ और वह सीट पर वापस लेट गया और आराम किया। सिलास के पूरी तरह से बेहोश हो जाने के बाद पॉड ने उपयोगकर्ता की सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना शुरू कर दिया। सत्यापन प्रक्रिया में 1 सेकंड लगा और इसके पूरा होने के बाद ये बूट होना शुरू हो गया। बूटिंग पूरी होने के बाद पॉड प्रदर्शित हुआ और सिलास को डिजिटल दुनिया में होश आ गया। सिलास ने लॉबी में 2 आइकन देखे और उसने डोमेन का आइकन चुना। डोमेन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ और सिलास ने खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा पाया। ये वह डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले है जिसे उसने इसे लॉन्च करने पर प्रदर्शित करने के लिए सेट किया था। सब कुछ तैयार होने के बाद सिलास ने लूना को काम पर जाने के लिए कहा। लूना, चलो शुरू करते हैं। 2 नकली दुनिया बनाना शुरू करो। लूना को सिलास से निर्देश मिलने के बाद वह तुरंत काम पर लग गई। चूंकि सिलास ने पहले ही डोमेन को बता दिया था कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए अब उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई थी। उसने डोमेन में अपने लिए एक शरीर बनाया, माँ का रूप और रूप धारण किया, और अब वह सिलास के साथ कमरे में खड़ी थी। उसने एक पल के लिए कमरे में इधर उधर देखा और मुस्कुराई, इससे पहले कि वह आखिरकार नकली दुनिया बनाना शुरू कर दे। अगले ही पल सिलास और लूना ने खुद को बाहरी अंतरिक्ष में तैरते हुए पाया। उसके सामने पृथ्वी और थोड़ी दूरी पर सूर्य था। सिलास ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमते हुए और चंद्रमा को उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए सुंदर दृश्य देखा। अगर सिलास को नहीं पता होता कि वह जो देख रहा था वह एक अनुकरण था, तो वह निश्चित रूप से इसे वास्तविक मानता। अनुकरण बहुत वास्तविक था और इसे वास्तविक सौदे का प्रतिस्थापन भी कहा जा सकता है। हालांकि सिलास कभी बाहरी अंतरिक्ष में नहीं गया है, लेकिन उसने इसे देखने के लिए अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का उपयोग किया है, और यही कारण है कि उसने कहा कि अनुकरण को वास्तविक सौदे का प्रतिस्थापन कहा जा सकता है। मास्टर, मैं नकली दुनिया बनाने का काम पूरा कर चुका हूँ। तुम हो? सिलास ने पूछा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, ये दोनों में से कौन सी दुनिया है? सिलास ने पूछा, जैसे ही उसने अपने सामने पृथ्वी को उत्सुकता से देखा। ये दूसरी नकली दुनिया है। ठीक है, मैं पहली दुनिया देखना चाहता हूँ। हाँ, अपने विचार का उपयोग करके एक दरवाज़ा बनाएं और उसमें से होकर पहली नकली दुनिया में जाएं। सिलास ने तुरंत वैसा ही किया जैसा लूना ने कहा। जैसे ही उसने अपने सामने गहरे अंतरिक्ष में एक दरवाज़ा बनाया, सिलास बाहरी अंतरिक्ष में तैरते हुए लकड़ी के दरवाजे की ओर चला गया और उसे खोलकर दूसरी तरफ चला गया। सिलास के सामने जो दिखाई दिया वो एक बहुत ही सुंदर भविष्य का शहर था। ऐसा शहर जो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी विज्ञान कथा फिल्म से निकला हो। सिलास को नहीं पता था कि उसके सामने जो कुछ है उसे शहर कहना सही होगा या नहीं। जहाँ से वो खड़ा था और जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी, प्रयोगशाला सुविधा लगभग अंतहीन लग रही थी। पहली नकली दुनिया, जिसका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाएगा, एक विशाल प्रयोगशाला सुविधा है जो लगभग एक महानगरीय शहर या यहाँ तक कि एक छोटे राज्य के आकार की है। सिलास ने प्रयोगशाला का हवाई दृश्य लेने के लिए आकाश में उड़ते समय अपने शरीर को नियंत्रित किया। आसमान में सिलास ने प्रयोगशाला की ओर देखा और उसने पाया कि वह अभी भी पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, भले ही वह पहले से ही 20,000 फीट से अधिक ऊपर था। सिलास ने देखा कि प्रयोगशाला शहर को खंडों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक खंड एक अत्यधिक उन्नत टॉवर से जुड़ा हुआ था। परिवहन प्रणाली। प्रत्येक खंड कितना विशाल था, इसलिए उनमें से प्रत्येक के लिए एक समर्पित परिवहन प्रणाली थी। पक्षी की नज़र से देखने के लाभ के साथ सिलास ने यह भी देखा कि लोग इधर उधर घूम रहे थे और परिवहन प्रणाली का उपयोग कर रहे थे, खंड के माध्यम से, और प्रत्येक खंड के बीच खुद को परिवहन कर रहे थे। आप उन लोगों के बारे में उत्सुक हैं जिन्हें आप देख रहे हैं? लूना ने पूछा। हाँ, मैंने एला से मदद मांगी। चूंकि वह छोटे आय बनाने की प्रभारी है, इसलिए मैंने उसे कई आय बनाने के लिए कहा। वे वही होंगे जो शोध किए जाने वाले किसी भी चीज़ पर शोध करेंगे। लेकिन आप उन्हें खुद भी बना सकते थे, है ना? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन छोटे आय का निर्माण और प्रबंधन एला का काम है। यही कारण है कि मैं अनुसंधान आय बनाने और प्रबंधित करने का कार्य उसे सौंपता हूँ। लूना ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। श्रम का विभाजन।
सिलास ने कहा और सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं रिसर्च आई का इस्तेमाल करने से बच नहीं सकता, लेकिन यह वास्तव में कोई बुरी बात नहीं है न? सिलास ने मन ही मन सोचा। तो सब कुछ तैयार है? उसने पुष्टि में पूछा। हाँ, 2 सिम्युलेटेड दुनियाएं बनाई गई हैं और अब पूरी तरह से काम कर रही हैं, लेकिन क्या है? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। दूसरी सिम्युलेटेड दुनिया? आप वास्तव में इसे कैसे चाहते हैं? आपने कहा कि आप चाहते हैं कि वास्तविक दुनिया की हर चीज़ वहां दोहराई जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसे वास्तविक दुनिया से प्राप्त वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके 24 घंटे सिम्युलेट किया जाएगा। अगर ऐसा है, तो मुझे कहना होगा कि यह बहुत असंभव है, क्योंकि इससे क्वांटम कंप्यूटर और माओ पर बोझ पड़ेगा। साथ ही हमारे पास इसे पूरा करने के लिए तकनीक नहीं है। अगर आप पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो मुझे खेद है, लेकिन वे ऐसे जटिल कार्यों को करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं हैं। प्रयोगशाला की दुनिया को 24 घंटे सिम्युलेट करने में उपलब्ध कंप्यूटिंग शक्ति का 40% से अधिक खर्च हो रहा है, और अगर मैं पूरी पृथ्वी को वास्तविक समय में सिम्युलेट करना चाहता हूं, तो मैं वास्तव में इसे आगे बढ़ाऊंगा। लूना ने कहा। उसे लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सिलास को अपनी वर्तमान सीमाओं के बारे में बताए, ताकि वह ऐसी कोई योजना न बनाए जिसे वह उनके कारण पूरा न कर पाए। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर आपने सिर्फ वेनेजुएला का सिम्युलेट किया? मैं चाहता हूं कि इसे सिम्युलेट किया जाए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं वास्तविक दुनिया में कुछ बनाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये 24 घंटे चलने वाला सिमुलेशन होगा? सिलास ने पूछा। जब तक ये 24 घंटे चलने वाला सिमुलेशन नहीं होगा, मैं इसे कर सकता हूँ। साथ ही मास्टर, मैं चाहता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर को अपग्रेड किया जाए। लूना ने जवाब दिया और अपना अनुरोध किया। जिस तरह से चीजें चल रही हैं और जिस तेज गति से यह आगे बढ़ रही है, लूना जानती थी कि दोनों डिवाइस जल्द ही कंप्यूटिंग शक्ति से बाहर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है, तो लूना जानती थी कि उसके और सिलास के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सिलास ने लूना की बात सुनी और वह उससे सहमत हो गया। वह वास्तव में एटॉमिक प्रिंटर खरीदने का फैसला करने के बाद से ही इस बारे में सोच रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे वेनेजुएला वापस जाना पड़ेगा, सिलास ने खुद से कहा। लूना, एक गोदाम खरीदो। ये बेहतर होगा अगर यह बड़ा हो और अगर यह एक अलग थलग इलाके में स्थित हो, लेकिन परिवहन में आसानी के लिए यह एक बहुत अच्छी सड़क के करीब होना चाहिए। साथ ही, जैसा कि तुमने कहा, नकली दुनिया को गियर से जोड़ने का एक तरीका खोजने की कोशिश करो, उसने लूना को निर्देश देते हुए कहा। जब उसने पुष्टि की कि सब कुछ हो गया है, तो वह पॉड से लॉग आउट हो गया। सिलास ने खुद को होश में आते देखा, क्योंकि पॉड का कांच वाला हिस्सा खुल गया था। पॉड खुलने के बाद वह उसमें से बाहर निकल गया। वह अपने बिस्तर पर चला गया और गियर लिया और उसे वापस पहन लिया। उसने समय देखा और उसने पाया कि उसने पॉड में 5 मिनट से भी कम समय बिताया था। पॉड के टाइम डिलेशन फंक्शन से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, सिलास ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। सिलास ने गियर उतार दिया और उत्सुकता से देखा। मुझे आश्चर्य है कि आपके पास और कौन से फंक्शन हैं जिनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला है। उसने गियर को अपनी आंखों में जांच और जिज्ञासा के साथ देखते हुए खुद से पूछा। सिलास ने गियर को नीचे गिरा दिया और नहाने के लिए बाथरूम में जाने से पहले अपने कपड़े उतार दिए। बाथरूम के अंदर सिलास ने ठंडे पानी से भरे बाथटब में अपने शरीर को आराम दिया और मुस्कुराया। काफी समय हो गया है। सिलास ने बाथरूम में अपना समय बिताया, बाथटब में अपने नहाने का आनंद लिया। जब सेराह उसे यह बताने आई कि खाना तैयार है, तभी वह उससे बाहर निकला। उसने अपने शरीर को सुखाया और नए कपड़े पहने और नीचे डाइनिंग एरिया में चला गया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि टेबल पहले से ही सेट थी और उस पर कई तरह के अलग अलग खाद्य पदार्थ परोसे गए थे, जिससे यह एक छोटी सी दावत की तरह लग रहा था। सिलास टेबल पर रखे सामान से पूरी तरह हैरान था और उसका आश्चर्य इम्मा ने देखा, जो टेबल से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। हमें लगा कि आप अपनी लंबी यात्रा से बहुत भूखे होंगे और हमें नहीं पता था कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने बताया नहीं था। इसलिए हमने आगे बढ़ने और इसे बनाने का फैसला किया, उसने कहा। मैं समझ गया। सिलास ने सिर हिलाया और खाने की मेज पर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे भूख भी नहीं थी, वह 2 महीने से ज्यादा समय से भूखा नहीं था। अब उसके सामने जो खाना है, उसे वह खत्म कर देगा। भले ही उसे खाने की भूख न लग रही हो, लेकिन लड़कियों ने जो बनाया है, वह देखने और महकने में इतना स्वादिष्ट है कि उसे खाया नहीं जा सकता। साथ ही
उसकी भूख न लगने का मतलब यह नहीं है कि उसे खाना नहीं चाहिए। सिलास ने एक डिश चुनी और उसमें से एक टुकड़ा निकाला और अपने मुंह में डालकर एक निवाला खाया। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और अपने मुंह में रखे खाने का स्वाद चखा। ऐसा लगता है कि जब मैं दूर था तब उनकी कुकिंग बेहतर हो गई थी, उसने मन ही मन सोचा। पिछले 2 महीनों में उसने अलग अलग तरह की कुकिंग का स्वाद चखा है और उसे कहना चाहिए कि लड़कियों की कुकिंग अभी भी उसके द्वारा चखी गई सबसे अच्छी कुकिंग में से एक है। और इसमें किम की कुकिंग, उसके निजी जेट पर मिलने वाला खाना और उसके द्वारा देखे गए कुछ बेहतरीन रेस्तरां की कुकिंग शामिल नहीं है। सिलास जो कहना चाह रहा है वह ये है कि हालांकि लड़कियों की कुकिंग सूची में सबसे ऊपर नहीं थी, फिर भी यह सूची में शामिल हो गई। सिलास ने खाना जारी रखा, मेज पर परोसे गए हर व्यंजन का स्वाद लिया। आखिरकार खाना खत्म करने में उसे लगभग आधा घंटा लग गया। मेज पर पहले अलग अलग तरह के व्यंजन रखे हुए थे, अब खाली बर्तन भरे हुए थे। खाना खत्म करने के बाद सिलास अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एम्मा उसे अजीब तरह से देख रही है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? उसने उत्सुकता से पूछा जब उसने देखा कि एम्मा उसे घूर रही है। उसकी आवाज़ ने उसे उसके गहरे विचारों से वापस ला दिया और वह घबराई हुई मुद्रा में मुस्कुराए और उसे हिलाया। कुछ नहीं सर, उसने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप को संभाल रही थी और वह तेजी से मेज की ओर बढ़ी और बर्तन साफ करने लगी। सिलास उसकी हरकतों पर मुस्कुराया और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि एम्मा उसे अजीब तरह से क्यों देख रही थी। उसके चेहरे पर अचानक आए बदलाव। वह अपनी शक्ल सूरत से हर जगह लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा है और इसी वजह से पिछले दिनों उसके विपरीत किसी व्यक्ति ने उसके साथ मौज मस्ती करने का प्रस्ताव रखा था। जब उसे यह याद आया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अपना सिर हिलाया। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो सिलास अपने बिस्तर पर चला गया और अपने शरीर को आरामदेह किंग साइज बिस्तर पर चेहरा रखकर गिरने दिया। एक हल्की सी धमाका के साथ उसका शरीर जमीन पर गिरा और बिस्तर में थोड़ा धंस गया। सिलास ने अपना शरीर घुमाया और अब छत की ओर मुंह करके खड़ा था और अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचने लगा। सिलास ने लूना से जिस गोदाम को खरीदने के लिए कहा था, उसके तैयार होने के बाद एटॉमिक प्रिंटर खरीदने की योजना बनाई। वह इसे खरीदकर इधर उधर ले जाना नहीं चाहता था। वह इसे खरीदने के तुरंत बाद इसे सेट करना और चालू करना चाहता था, और विला ऐसी जगह नहीं है जहां वह ऐसा कर सके। सिलास ने अपने स्टेटस पैनल के सिस्टम पॉइंट सेक्शन को खोलने और अपने पास मौजूद सिस्टम पॉइंट की मात्रा को फिर से देखने का फैसला किया। लॉटरी टिकट 156,790,067 156,690,000। सिस्टम पॉइंट 3,759 935 000 3,761,130,000 चोर 156 मिलियन से ज्यादा लॉटरी टिकट और 3.7 बिलियन सिस्टम पॉइंट। मेरे पास जितने सिस्टम पॉइंट हैं, मैं उनसे 30 एटॉमिक प्रिंटर खरीद सकता हूं और अगर मैं अपने पास मौजूद लिटर टिकट निकालता हूं तो मुझे ज्यादा सिस्टम पॉइंट मिल सकते हैं। उसने ये भी देखा कि सिस्टम द्वारा बताए गए सिस्टम पॉइंट की मात्रा में हाल ही में वृद्धि हुई है और उसे अपने सिस्टम पॉइंट फार्मिंग की याद आ गई। ऐसा लगता है कि गेम और चैटबॉट उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने खुद से कहा। उसने अपने द्वारा रिलीज किए गए गचा गेम के बारे में सोचा और वह मुड़ा और पॉड को देखा जो उसके कमरे के एक कोने में आराम से बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपोलो द्वारा बनाए गए नए गेम को देखूं। मैं इसे टालता रहा हूं क्योंकि मैं दूसरा पॉड नहीं खरीदना चाहता था और मैं सिर्फ गेम के लिए विला की यात्रा नहीं करना चाहता था। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझे इसे देखना चाहिए। वह बिस्तर से उठा और पॉड की ओर चला गया। उसने बगल में गोलाकार बटन दबाया और यह चालू हो गया। जैसे ही पॉड खुला और वह कपड़े पहने हुए उसके अंदर गया, बटन पर पहले जैसी हल्की चमक लौट आई। उसने देखा कि पॉड में कपड़े पहने हुए भी उसे गर्मी या असहजता महसूस नहीं हो रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसे काम करता है, लेकिन उसे लगा कि पॉड में शायद अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो और शायद यही इसका कारण हो। पॉड के यूएसएसआर सत्यापन और बूटिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद सिलास को उपयोगकर्ता लॉबी में अपनी चेतना मिली। सिलास बहुत उत्सुक था और वह अध्ययन करने की योजना बना रहा था कि पॉड और गिया उपयोगकर्ता की डिजिटल चेतना को कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन ये बाद के लिए होगा। यूजर लॉबी में 2 आइकन थे, एक डोमेन का था जबकि दूसरा गेम टेरासिस का था। अपने विचार का उपयोग करते हुए सिलास ने गेम टेरासिस के आइकन पर क्लिक किया और अगले ही पल सिलास ने लगभग अंधा करने वाली सफ़ेद रोशनी देखी
जिसने उसे अपना हाथ ऊपर उठाने और अपनी आंखों को पलटने के लिए मजबूर कर दिया। या कम से कम वह असली दुनिया में ऐसा ही करता, लेकिन ये सिर्फ उसकी डिजिटल चेतना है। सफ़ेद रोशनी पीछे हट गई और सिलास ने खुद को एक अंतहीन सफ़ेद जगह में खड़ा देखा। सिलास ने अंतहीन जिज्ञासा में खाली सफ़ेद स्थान। वह अनुमान लगा सकता था कि सफ़ेद स्थान क्या है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका अनुमान सही है या नहीं। उसने गेम की निर्माण प्रक्रिया में अपोलो का अनुसरण नहीं किया, इसलिए उसे इसके बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि यह एक काल्पनिक दुनिया में सेट है। सिलास अभी भी खाली सफ़ेद स्थान को देख रहा था जब उसने अपने सामने हवा में एक छोटी सी उड़ती हुई आकृति देखी। छोटी उड़ती हुई आकृतियां जो एक परी की तरह दिखती हैं, लेकिन जिस परी के बारे में वह पढ़ता था उससे बड़ी थी, जो हरे फूलों की पंखुड़ियों जैसी दिख रही थी। सिलास ने अपने सामने परी का अध्ययन किया और उसने इसकी उपस्थिति पर स्वीकृति में सिर हिलाया, जो वेबटून में देखी गई परी से अलग नहीं थी। अगर वह बताए कि इसमें क्या अलग है, तो यह होगा कि कला चरम पर है, जिससे परी बेहद खूबसूरत दिखती है। इससे सिलास ने अपोलो को एक अंक दिलाया और गेम से उम्मीदें बढ़ा दी। सिलास अभी भी सोच रहा था कि गेम में उसे क्या अनुभव होगा जब उसने परी की मधुर आवाज़ सुनी। टेरासिस की दुनिया में अनाम एडवेंचर का स्वागत है। आपको गार्जियन ने चुना है और इस दुनिया में प्रवेश की अनुमति दी है। टेरासिस की दुनिया बहुत सारे अवसरों से भरी हुई है और साथ ही साथ खतरे से भी भरी हुई है। अगर आप यहाँ जीवित रहना चाहते हैं, तो आपको बस अपनी ताकत, बुद्धि और शायद किस्मत की ज़रूरत है। कृपया अपने चरित्र निर्माण को शुरू करने के लिए अपने चरित्र निर्माण पैनल को देखें। पूर्णविराम। परी के बात करना बंद करने के तुरंत बाद उसके सामने एक नीली स्क्रीन दिखाई दी। सिलास ने नीली स्क्रीन पर एक अच्छी नज़र डाली, जो कि चरित्र निर्माण पैनल है, और अपना चरित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उसने बस अपना नाम सेट किया, अपनी उपस्थिति को थोड़ा बदला और उसका काम हो गया। पॉड की मनोरंजक क्षमता की सटीकता का उपयोग करते हुए गेम खिलाड़ी के बारे में लगभग हर चीज़ को गेम की दुनिया में फिर से बनाता है। खिलाड़ी के लिंग, ऊंचाई और नस्ल के अलावा खिलाड़ियों को अपनी उपस्थिति में थोड़ा बदलाव करने की अनुमति है। सिलास को समझ में नहीं आया कि अपोलो ने अलग नस्ल चुनना असंभव क्यों बना दिया, लेकिन वह उसे संदेह का लाभ देने के लिए तैयार था। उसे अपनी शारीरिक बनावट को न बदल पाने में कुछ भी गलत नहीं लगा। वास्तविक दुनिया में उसकी बनावट को चरम मर्दाना सुंदरता कहा जा सकता है, और उसने इसमें बहुत कुछ नहीं बदला। सिलास ने अपनी बनावट में जो बदलाव किया वह था उसका चेहरा और उसके बालों का रंग। उसने खेल की शुरुआत के कारण खेल को गंभीरता से खेलने का फैसला मौके पर ही कर लिया, और इस कारण से वह नहीं चाहता था कि कोई उसे खेल में पहचाने। उसने अपनी बनावट में थोड़ा बदलाव किया, अपनी त्वचा के रंग को हल्का किया और अपने बालों का रंग काले से सफ़ेद कर लिया। अपने चरित्र निर्माण के बाद उसने इसे देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। वह अपनी कक्षा चुनना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि चरित्र निर्माण पैनल में इसके लिए कोई विकल्प नहीं था। उसे नहीं पता था कि अपोलो ने इसे ऐसा क्यों बनाया, और वह सीधे पूछना नहीं चाहता था क्योंकि वह खेल को स्वाभाविक रूप से अनुभव करना चाहता था और खुद ही सब कुछ पता लगाना चाहता था। आपने सफलतापूर्वक अपना चरित्र बना लिया है और अब आप अपना रोमांच शुरू कर सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके रोमांच में सफलता देता हूं, खिलाड़ी गॉडफियन। मुझे टेरासिस की दुनिया में आपकी किंवदंतियां सुनने की उम्मीद है। पूर्णविराम। परी के चुप हो जाने के तुरंत बाद सिलास ने पाया कि वह अपना संतुलन खो रहा है और मुक्त रूप से गिर रहा है। अच्छा काम, अपोलो, उसने कहा और स्वीकृति में मुस्कुराया। वह खेल में क्या पेश किया गया है, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वाह, यह अद्भुत लग रहा है। बर्फ की तरह सफ़ेद बालों वाला एक युवक, जो औसत से थोड़ा ऊपर की शक्ल का था, आश्चर्य से बोला और अपने आसपास के मैदान का निरीक्षण किया। उसने कमर पर रस्सी से बंधे हुए ढीले ढाले भूरे रंग के अंगरखे पहने हुए थे और पैरों में चमड़े की साधारण चप्पलें पहनी हुई थीं, और वे उसकी शक्ल को खराब नहीं कर रही थी, बल्कि उसे एक अलग आभा दे रही थी। सिलास ने खुद को एक ऐसे मैदान में पाया जो उसकी कमर तक पहुंचने वाली लंबी घास और तरह तरह के पेड़ों से भरा हुआ था। वह मैदान में नहीं उतरा, बल्कि उसने खुद को अपने दो पैरों पर खड़ा पाया। इससे उसे पहले होने वाला मुक्त गिरने का एहसास झूठा लगने लगा। सिलास को सबसे पहले ठंडी हवा का एहसास हुआ जो मैदान में बह रही थी, जो समय समय पर उसकी त्वचा से टकरा रही थी, जिससे उसे हल्की ठंड लग रही थी। वह हवा में हरियाली और धरती की गंध भी सूंघ सकता था। अच्छा काम,
अपोलो, वह उस संवेदी प्रतिक्रिया से प्रभावित था जो उसे मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक वास्तविक मैदान में था, और अगर उसे नहीं पता होता तो वह ऐसा ही मानता। यह एक खेल है। खिलाड़ी के ट्यूटोरियल क्षेत्र में आपका स्वागत है। ट्यूटोरियल पास करने के लिए जीवित रहें और मैदान से भाग जाएं। ट्यूटोरियल को साफ करने के बाद आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको उपहार प्राप्त होंगे जो आपके भविष्य के रोमांच में आपकी बहुत मदद करेंगे। आपका स्टेटस पैनल उपलब्ध है और अब आप इसे देख सकते हैं। सिलास ने अपने सिर में सफ़ेद जगह में देखी गई परी की आवाज़ सुनी। वह अपने इन गेम स्टेटस पैनल की जांच करना चाहता था, लेकिन वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि अपोलो ने गेम को कितना वास्तविक बनाया है। सिलास ने अपने पहने हुए अंगरखे को छुआ और उसे एक संवेदी प्रतिक्रिया मिली। उसे लगा जैसे वह वास्तव में किसी चीज़ को छू रहा। उसने अपने हाथ को छुआ, उसे चुटकी ली और आगे कई परीक्षण किए जिससे उसे वांछित परिणाम मिले। खेल में संवेदी प्रतिक्रिया एकदम सही थी और उसके आसपास की हर चीज़ इतनी वास्तविक लगती और महसूस होती थी, और दर्द की भावना अनुपस्थित नहीं थी। अपने परीक्षणों से निपटने के बाद सिलास ने अपने इन गेम स्टेटस पैनल को कॉल करने का फैसला किया। स्थिति, उसके सामने उसकी स्थिति की जानकारी वाली एक नीली स्क्रीन दिखाई दी। नाम, गॉडफाइंड स्तर 010, जाति मानव, नौकरी कोई नहीं, पदनाम कोई नहीं, HP 1010, STR 8, AGI 6, STA 7, INT 5, भाग्य स्टेट पॉइंट S0, हमला 8, रक्षा 8, कौशल S कोई नहीं, कौशल बिंदु S0, उपकरण S ट्यूनिक चमड़े की चप्पलें, पूर्णविराम, इन्वेंट्री 3 तांबे के सिक्के, पूर्णविराम। मेरे इन गेम आंकड़े सामान्य दिखते हैं, उसने अपने स्टेटस पैनल को देखकर खुद से कहा। यह मानते हुए कि सभी के लिए औसत आंकड़े 10 हैं, तो मेरे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही मेरे हमले और बचाव के आंकड़े उच्च पक्ष पर दिखते हैं, लेकिन मैं कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि कोई संकेत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... यह है, उसने खुद से पूछा, और उसने वही किया जो उसने पहले अन्य वेब उपन्यासों में पढ़ा था। अगले ही पल उसके सामने एक और नीली स्क्रीन दिखाई दी। नोट, लेवल 0 के भौतिक आंकड़े 10 पर सीमित हैं, और खिलाड़ी अपने आंकड़ों में यादृच्छिक आंकड़ों के साथ शुरू करते हैं। युद्ध के आंकड़े खिलाड़ी के भौतिक आंकड़ों के अंकों पर आधारित होते हैं। आपके शारीरिक आंकड़े जितने अधिक होंगे, आपके युद्ध आंकड़े उतने ही अधिक होंगे। पूर्णविराम। नोट पढ़ते समय सिलास ने सिर हिलाया। इसने उसके कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसके पास अभी भी कई सवाल थे जिनका उसे जवाब चाहिए था। मैंने किसी भी युद्ध उपकरण के साथ शुरुआत क्यों नहीं की, या क्या ये वर्गहीन शुरुआत के कारण है? उसने खुद से उत्सुकता से पूछा। वह अपोलो को फ़ोन करके पूछ सकता था, लेकिन उसने चीज़ों को वैसे ही लेने का फैसला किया जैसे वे आती हैं। वह खेल खेलते समय इसके बारे में चीज़ों को जानने का आनंद लेना चाहता है। ठीक है, ट्यूटोरियल शुरू करने का समय है, सिलास ने कहा, और एक बार फिर मैदान के चारों ओर देखा। पत्तियों और घासों की सरसराहट से होने वाली आवाज़ों को छोड़कर, जो हल्की हवा के कारण हो रही थी, और सिलास, जो उस पर खड़ा था, मैदान ज़्यादातर शांत था और कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं था। सिलास जानता था कि वह मैदान शांत और खाली होने से बहुत दूर था। चूंकि इसे खिलाड़ी का ट्यूटोरियल क्षेत्र कहा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक खतरनाक जगह है। साथ ही उसके सिर में परी की आवाज़ ने जो कहा, उसके अनुसार उसे जीवित रहना होगा और ट्यूटोरियल पास करने के लिए मैदान से भागना होगा। जैसे कि उसके विचार की पुष्टि करते हुए सिलास ने घास के बीच एक हलचल देखी। घास जो लगभग उसकी कमर तक पहुंच गई थी, हिंसक रूप से हिल रही थी। ये दर्शाता है कि कुछ चल रहा था। जब उसने इसे देखा तो सिलास तुरंत सतर्क हो गया। वह अपनी शुरुआती तलवार बुलाने वाला था जब उसे याद आया कि उसे शुरू में कुछ भी नहीं दिया गया था। अपोलो, इसके बाद हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, उसने खुद से कहा, क्योंकि वह एक लड़ाई की मुद्रा में खड़ा था और घास के बीच जो कुछ भी चल रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। सिलास को घास के बीच से कुछ बाहर निकलने से पहले बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। लव, एक भेड़िया, पूर्णविराम, एक अकेला भेड़िया, यह आश्चर्यजनक है, उसने खुद से कहा, जब उसने अपने सामने गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार प्राणी को देखा। भेड़ियों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी याद आने पर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह इसे और भी खतरनाक बनाता है, उसने एक गंभीर स्वर में कहा। भेड़ियों को झुंड में चलने के लिए जाना जाता है और एक अकेले भेड़िए का उसके सामने आना दो चीजों में से एक का मतलब है। भेड़िया वास्तव में अकेला है और उसके पास कोई झुंड नहीं है,
या इससे भी बदतर उसके सामने मौजूद भेड़िया टोही के लिए जिम्मेदार है। सिलास का मानना था कि बाद वाला सही था, क्योंकि वह ट्यूटोरियल क्षेत्र में है, एक ऐसी जगह जो हर कोने पर खतरे से भरी हुई है। अपने अनुमान की पुष्टि करते हुए लेकिन एक अलग तरीके से, सिलास ने घास में और अधिक गड़बड़ी देखी और अगले ही पल उसके सामने और भेड़िए दिखाई दिए। अपोलो निश्चित रूप से एक सैडिस्ट है। वह कैसे उम्मीद कर सकता है कि एक लेवल 0 खिलाड़ी ट्यूटोरियल क्षेत्र में लेवल 3 पैक लीडर के साथ भेड़ियों के झुंड से लड़ेगा? सिलास ने खुद से पूछा जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा। उसके सामने 10 से अधिक भेड़ियों का एक झुंड है जिसके पीछे लेवल 3 पैक लीडर खड़ा है। भेड़ियों के झुंड ने गुर्राहट की और अपने दांत दिखाए, उनके मुंह से चिपचिपी लार टपक रही थी और उनकी आंखें तीव्र रूप से केंद्रित शत्रुता, आक्रामकता, भूख और लालच से भरी हुई थी। स्तर 3 भेड़िए को छोड़कर भेड़ियों के झुंड ने सिलास के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे उसे बीच में घेर लें। सिलास ने भेड़ियों को ध्यान से देखा। वह चौंकना नहीं चाहता था और उनके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना नहीं चाहता था। वह ये भी जानता था कि जिस स्थिति में वह वर्तमान में है, उसमें उसके बचने की संभावना 0 के करीब है, और वह भी तब जब ये 0 न हो। उसके पास खुद का बचाव करने के लिए कोई हथियार या उपकरण नहीं है, और अगर उसके पास होता भी है, तो वह 1 से 10 की संख्या में बहुत अधिक संख्या में होता। साथ ही, इस सामान्य ज्ञान के साथ कि राक्षस स्वाभाविक रूप से मनुष्यों की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं, सिलास जानता था कि वह मृत मांस से अधिक कुछ नहीं है। अपने अनिर्धारित लकी स्टेट के कारण उसे अभी भी चमत्कार होने की थोड़ी उम्मीद थी। वह अभी भी सोच रहा था उसकी स्थिति कितनी खतरनाक है, जब उसने लेवल 3 के भेड़िए की चीख सुनी। तुरंत ही उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे भेड़ियों के झुंड ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। अरे अपोलो,